नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन अधिनियम में। दोस्तों, आज की ये जो कक्षा है ये हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए है। इस कक्षा के माध्यम से अपन हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर कवर करेंगे। इस टेस्ट पेपर में मैंने सभी टॉपिक ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण कक्षा है। इस कक्षा को आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, रावण ने सीता का हरण किया, वाक्य में वाच्य है। वाच्य वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। यहाँ से दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो 2 मिनट में मैं आपको ये टॉपिक कवर कर दूंगा इन प्रश्नों के माध्यम से। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो रावण ने सीता का हरण किया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा कीर्तिवाच्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इस नोट को आप देखिए। जो कीर्तिवाच्य होता है इसमें क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान होता है तथा कर्ता विभक्ति रहित होता है। अगर कर्ता के साथ कोई विभक्ति होगी तो केवल ने विभक्ति होगी, इसके अलावा कोई सी भी विभक्ति नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, रावण ने सीता का हरण किया। रावण के साथ जो रावण है ये कर्ता है, यही कार्य कर रहा है। ये क्या कार्य कर रहा है? सीता का हरण कर रहा है। तो रावण के साथ ने विभक्ति है, इसके अलावा कोई विभक्ति नहीं होगी। जो क्रिया है वह है हरण करना। तो जो क्रिया है ये किसके अनुसार है? तो आप बताओगे कर्ता के अनुसार, यानी कि रावण के अनुसार। और उदाहरण देखिए कीर्तिवाच्य के, जैसे कि राम चाय पीता है। राम चाय पीता है, यहां पर जो क्रिया है वो क्या है? पीता है। तो ये किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार, यानी कि राम के अनुसार, न कि चाय के अनुसार। चाय क्या है? स्त्रीलिंग है तथा एक वचन है। पीता है ये क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। राम क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। तो जो क्रिया आई है ये कर्ता के अनुसार आई है। तो ध्यान में रखिएगा, कृतिवाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी, और जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो यहां पर क्वेश्चन आप पुट कर लीजिए किस प्रकार से। राम क्या पीता है, तो राम क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। उत्तर आ रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। तो जो सकर्मक क्रिया होती है वो कृतिवाच्य तथा क्रमवाच्य दोनों में ही होती है। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया। अब यहां पर एक नोट और ध्यान में रखिएगा कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो और कर्म के साथ को विभक्ति हो तो इस कंडीशन में कृतिवाच्य नहीं होगा, वह भाववाच्य हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या है उदाहरण? अगर आपसे पूछा जाए कि राम ने रावण को मारा, ये उदाहरण दे दिया जाए, तो यहां पर कृतिवाच्य नहीं होगा। कौन सा वाच्य होगा? तो भाववाच्य होगा, क्योंकि यहां पर राम ने, राम करता है, इसके साथ ने विभक्ति तो आ रही है, लेकिन रावण के साथ कौन सी विभक्ति आ गई? को विभक्ति आ गई। इस कंडीशन में यह भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, उससे धूप में चला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कृतिवाच्य, दूसरा है क्रमवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 3 ही टाइप होते हैं। तो किस प्रकार से आप उत्तर दोगे? तो देखिए, सबसे पहले वाक्य को पहचानिए। उससे धूप में चला नहीं जाता, तो क्रिया देख लीजिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक है अथवा अकर्मक है। तो उससे धूप में चला नहीं जाता, तो यहाँ पर क्वेश्चन बना लीजिए आप। तो उससे धूप में क्या नहीं जाता या किससे नहीं जाता? क्या किससे आप लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पर उत्तर प्राप्त हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं हो रहा है। तो यानी कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आप बोलोगे अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहली पहचान आपने कर ली है कि अकर्मक क्रिया है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस भी वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर भाववाच्य आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। अब भाववाच्य क्या होता है? तो यहाँ पर नोट में मैंने मेंशन कर रखा है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है एवं जो क्रिया होती है वो सदैव एक वचन व पुल्लिंग होती है। जो क्रिया होगी वो हमेशा एक वचन एवं पुल्लिंग होगी।
तथा वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो आपकी समझ में आ गया भाववाच्य। अब एक और वाच्य है कर्मवाच्य, इसके बारे में भी आप जानकारी रखिएगा, वैसे आपको जानकारी होगी। जो कर्मवाच्य होता है उसमें क्रिया का वचन व लिंग कर्म के अनुसार होगा, जबकि कृतिवाच्य में क्या होता है, जो क्रिया का लिंग और वचन होता है वो कर्ता के अनुसार होता है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होता है, तथा इसमें भी सदैव सकर्मक क्रिया होती है। तो कृतिवाच्य तथा कर्मवाच्य इनमें आपको सकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी, जबकि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उसके माध्यम से आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में वाच्य है। अब राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन बनाइए, राम के द्वारा क्या पढ़ी जाती है, तो उत्तर आ रहा है भैया, क्या आ रहा है उत्तर, पुस्तक पढ़ी जाती है। यानी कि एक बात तो आपको पता लग गई कि यहाँ पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब जो क्रिया है पढ़ी जाती है, पढ़ना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, ये किसके अनुसार है, राम के अनुसार है क्या, तो राम पुल्लिंग है तथा एक वचन है, इसके अनुसार तो नहीं है, क्योंकि पढ़ी जाती है तो पढ़ी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई तथा एक वचन हो गई। तो ये किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है, यानी कि पुस्तक के अनुसार है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो आप बताओगे कर्म वाच्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आया समझ में आपको। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4, राम ने रावण को मारा, वाक्य में वाच्य है, तो इसके संबंध में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। कर्ता के साथ ने विभक्ति आ रही है तथा कर्म के साथ को विभक्ति आ रही है, तो इस कंडीशन में ये वाक्य कौन सा होगा, तो आप बताओगे भाववाच्य होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाववाच्य। तो इस प्रकार से आपका ये वाच्य वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उससे संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे, शब्द युग्म वाला आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 5 है, अदे आदे शब्द युग्म का अर्थ है। पहला ऑप्शन है आज पहला, दूसरा ऑप्शन है अभी पहला, तीसरा ऑप्शन है आज अभी, चौथा ऑप्शन है पहला आज। तो अदे और आदे शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज पहला। जो अद्य है इसे किस प्रकार लिखते हैं, तो आधा दे फिर ए, इसे ही क्या बोलते हैं, अद्य बोलते हैं, इसका मतलब होता है आज। तथा आधे के संबंध में आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है पहला, यानी कि पहले, या फिर इसे प्राचीन शब्द के रूप में भी संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अली आली शब्द युग्म का अर्थ है। पहला है अली जिसमें छोटी ई की मात्रा है, दूसरा है आली जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। इस शब्द युग्म का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोरा तथा सकी। ध्यान में रखिएगा, अली आ जाए अथवा आली आ जाए, दोनों में ही क्या है, छोटी ई की मात्रा है, इसका मतलब तो होता है भोरा। तथा अली आ जाए जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो, या फिर आली आ जाए, इन दोनों का मतलब होता है सखी, यानी कि सहेली। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भीति तथा भीति शब्द युग्म का अर्थ है। पहला है ऑप्शन आकाश तथा दीवार, दूसरा ऑप्शन है डर दीवार, तीसरा ऑप्शन है नौकर डर, चौथा ऑप्शन है भय धरती। तो आपको सेकंड वाला जो शब्द है भीति, इसके संबंध में पता होगा, इसका मतलब क्या होता है, दीवार होता है। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, सी और डी वाले। ठीक है, ओनली 2 ही ऑप्शन बचे, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। अब भीति का मतलब क्या होता है दोस्तों, डर होता है, भय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डर दीवार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अभिग अविग का उचित शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है जानकार मूर्ख, दूसरा ऑप्शन है मूर्ख पंडित, तीसरा है विद्वान भाषाविद, चौथा ऑप्शन है विधायक श्रेष्ठ।
तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिज्ञ का मतलब तो होता है जानकार तथा अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। जलद जलज का सही शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है कमल बादल, दूसरा ऑप्शन है कमल कीचड़, तीसरा ऑप्शन है कमल मोती, चौथा ऑप्शन है बादल कमल। तो आपको पता है जलद, इसका अर्थ आप ध्यान में रखिएगा, जल देने वाला। जल देने वाला क्या होता है, बादल होता है। तथा जलज का आप ध्यान में रखिएगा, जल में जन्मा। कौन जन्मता है जल में, तो कमल जन्मता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बादल तथा कमल। जलद का मतलब तो हो गया बादल तथा जलज का मतलब हो गया कमल। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म है, इनके बारे में आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है अवलंब अविलंब, इसका मतलब हो गया सारा शीघ्र। अवलंब का मतलब होता है सारा तथा अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। दूसरा है पास पास, तो पहला वाला जो पास है इसका मतलब हो गया निकट, और दूसरा वाला जो पास है इसका मतलब हो गया बंधन। तीसरा है अंबुज अंबुद, तो अंबुज का मतलब हो गया कमल तथा अंबुद का मतलब हो गया बादल। तो ये भी कमल और बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है चौथा श्रवण तथा सरमण, तो श्रवण का मतलब हो गया सुनना, सरमण का मतलब हो गया बौद्ध सन्यासी। पांचवा है तरणी तथा तरनी, तो पहला वाला जो तरनी है इसका मतलब हो गया नाव, दूसरे वाला जो तरनी है इसका मतलब हो गया सूर्य। छठा है अविराम अविराम, तो अविराम का मतलब क्या हो गया सुंदर, अविराम का मतलब हो गया लगातार। ठीक है। सातवां है आदि आदि, तो पहला वाला जो आदि है इसका मतलब हो गया आरंभ, दूसरा वाला जो आदि है इसका मतलब हो गया अभ्यस्त, यानी कि लत, जिसको लत लगी हो उसे कहेंगे आदि है। तथा जो ये आदि है जिसमें छोटी ए की मात्रा है इसे बोलेंगे अपन आरंभ। अगला है 8वें नंबर का प्रसाद प्रासाद, तो पहला जो है प्रसाद इसका मतलब हो गया करपा, तथा दूसरा जो प्रासाद है इसका मतलब हो गया महल। 9वें नंबर पर है अनल अनिल, तो अनल का मतलब हो गया अग्नि तथा अनिल का मतलब हो गया वायु। 10वां है अमल अमला, तो अमल का मतलब होता है स्वच्छ तथा अमला का मतलब होता है लक्ष्मी। 11वें नंबर पर है कर्ति कृति, तो कर्ति का मतलब हो गया रचना तथा कृति का मतलब हो गया निपुण। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म है, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है बादल का पर्यायवाची अथवा एक और शब्द आपको दिया जा सकता है समानार्थक शब्द नहीं है, तो बादल का कौन सा पर्यायवाची या समानार्थक शब्द नहीं है, इसके संबंध में आपसे प्रश्न किया गया है। तो बादल के पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे। पहला ऑप्शन है जलद जलधर, तो ये भी बादल के पर्यायवाची होते हैं। नीरद पयोधर, ये भी बादल के पर्यायवाची होते हैं। वारिद अब्द, ये भी बादल के पर्यायवाची होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कादम्बरी वारुणी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कादम्बरी वारुणी। ध्यान में रखिएगा कादम्बरी और वारुणी ये दोनों जो पर्यायवाची शब्द हैं ये मदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं। मदिरा को और क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है अनल, दूसरा ऑप्शन है पावक, तीसरा ऑप्शन है अम्लीय, चौथा ऑप्शन है कृषाणु। तो अग्नि का पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, तो अनल भी होता है, पावक भी होता है, कृषाणु भी होता है, अम्लीय नहीं होता है। अम्लीय किसका पर्यायवाची है, तो आप बताओगे अमृत का। अमृत के पर्यायवाची भी आप ध्यान में रखिएगा, एक तो हो गया अम्लीय, इसके अलावा पीयूष, ये भी अमृत का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सुधा, ये भी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमी, सोम, सुरभोग, सुरभोग, ये सभी क्या हैं, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है
गलत विलोम, विलोम की जगह आपको एक और शब्द दिया जा सकता है, विपरीतार्थक शब्द। तो गलत विलोम विपरीतार्थक शब्द युग्म को चुनिए। पहला है सरस नीरस, तो सरस का विलोम नीरस होता है क्या? बिल्कुल होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है संकल्प विकल्प, तो संकल्प का जो विलोम होता है विकल्प होता है, ये भी सही हो जाएगा। विशिष्ट अशिष्ट, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जबकि डी में भी सही दे रखा है स्मरण विस्मरण। तो विशिष्ट का जो विलोम होता है वो क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत दे रखा है, बाकी तीनों सही दे रखे हैं। तो विशिष्ट का जो विलोम होता है वो सामान्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अपमान का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन दे रखा है अमर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उपमान, तीसरा दे रखा है बुरा, चौथा दे रखा है सम्मान। तो अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है गमन का विलोम शब्द है। पहला है ऑप्शन गम, दूसरा है अगम, तीसरा है आगमन, चौथा है नागम। तो आप सभी को पता है गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है संधि का विलोम शब्द है। जो संधि शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हास, दूसरा ऑप्शन है वेष्टि, तीसरा ऑप्शन है विग्रह, चौथा ऑप्शन है सृष्टि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। जबकि सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे प्रलय हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग करोगे? पहला है पराजित, दूसरा ऑप्शन है विजयी, तीसरा ऑप्शन है विजित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस पर आपने विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए आप क्या कहोगे? विजित कहोगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विजित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, असंगत युग्म को चुनिए। पहला ऑप्शन है जो बीत चुका हो, इसके सामने लिख रखा है अभूतपूर्व। दूसरा ऑप्शन है जो ठीक किया न जा सके, असाध्य। तीसरा है जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर। चौथा है जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व। तो यहाँ पर कौन सा युग्म असंगत दे रखा है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जबकि अभूतपूर्व किसे कहते हैं? जो पहले कभी न हुआ हो। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बाकी सभी युग्म सत्य दे रखे हैं, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। जो ठीक किया न जा सके उसे असाध्य कहते हैं। साध्य का मतलब हो गया ठीक करना। जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं अगोचर। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे कहते हैं अश्रुतपूर्व। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है अजात शत्रु का अर्थ है। पहला ऑप्शन है जिसका कोई शत्रु शेष न बचा हो, दूसरा है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, तीसरा है शत्रुओं का नाश करने वाला, चौथा है शत्रुओं पर विजय पाने वाला। तो अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है अली का अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है भोरा, दूसरा ऑप्शन है बिच्छू, तीसरा ऑप्शन है कुत्ता, चौथा ऑप्शन है धतूरा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धतूरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मित्र का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पहला है सहयोगी, दूसरा है सूर्य, तीसरा है दोस्त, चौथा है सभी सही है। तो मित्र का अनेकार्थक शब्द कौन से हो जाएंगे? तो सहयोगी भी हो जाएगा, सूर्य भी हो जाएगा, दोस्त भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी सही हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा थी। पिछली जो कक्षा मैंने ली थी उसके आंसर इस पीडीएफ में मैंने ऐड कर दिए हैं, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में आपको इस कक्षा के आंसर भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा थी।
तो आप सभी को क्या करना है, इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ साझा करना है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपके एग्ज़ाम तक रेगुलर हिंदी, अंग्रेजी तथा जीके की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।